हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको हर एक इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी कि आप किस तरीके से उनको लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। और ये चैप्टर तो इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। प्राइमरी सेक्टर पूरा का पूरा हमारा ऑक्यूपेशन यानी हमारा रोज़गार ही इसी पर है। तो आगे चल के अगर हम में से कोई भी फार्मिंग करना चाहता है, एटलीस्ट अपने घर पे फार्मिंग करना चाहता है, किचन गार्डन बनाना चाहता है, तो भी उसको ये चैप्टर बहुत ही काम आएगा। और साथ में लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने हों, क्यों लाने हों, क्योंकि भाई हमें प्रोटीन किससे मिलता है, विटामिन किससे मिलता है, ये भी इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो बड़े गौर से सुनिएगा और हर एक चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। तो पेज नंबर 204 पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सीरियल्स से हमें क्या मिलता है बच्चों? तो सीरियल्स से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सबसे पहले तो सीरियल्स क्या होता है भाई? हमारा ये गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब कुछ सीरियल्स है जिसे हम मेनली खाते हैं। सबसे ज़्यादा हम इसी की क्वांटिटी खाते हैं। ऑल्सो दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स मिलते हैं तो वो एनर्जी तो सबसे ज़्यादा देते ही हैं। पल्सेस गिव अस प्रोटीन्स। तो पल्सेस मतलब दालें होती है, दाल हमें प्रोटीन देती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैम। तो फ्रूट्स के अंदर क्या होता है बच्चों? स्पेशली विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, किसी के अंदर पोटेशियम होता है, किसी के अंदर कैल्शियम होता है। तो इस तरीके से अब देखो पेज नंबर 205 पे जो क्वेश्चन है, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब हम जो फसल उगाते हैं, क्रॉप का मतलब होता है फसल। अब ये जो फसल हम उगाते हैं इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट का मतलब होता है परेशान करते हैं। तो अफेक्ट मतलब परेशान करना, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो, अ वैरायटी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स सच एज पेस्ट, नेमाटोड्स, डिजीजेस। तो बायोटिक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिजीज फैलाते हैं। पेस्ट और ये सब क्या हो गए? कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे वगैरह हो गए, तो ये सब परेशान करते हैं। एक्सेट्रा कैन रिड्यूस द नेट क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये क्या कर सकते हैं? जैसे बीमारी लग गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरे की पूरे फसल को सड़ा देंगे। जो चूहे वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े, पूरी फसल को ख़राब कर देंगे। अ पेस्ट कॉजेज डैमेज टू एग्रीकल्चर बाय फीडिंग ऑन क्रॉप्स। अब ये पेस्ट क्या करते हैं? छोटे मोटे कीड़े ये सब क्या करते हैं? खा जाते हैं फसलों को। फॉर एग्जाम्पल, बॉल वेविल इज अ पेस्ट ऑन कॉटन, इट अटैक्स द कॉटन क्रॉप देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स यील्ड। तो बॉल वेविल करके एक पेस्ट होता है जो कॉटन के पेड़ पे लगता है, मतलब कॉटन की फसल में लग जाता है और पूरी की पूरी कॉटन की फसल को खराब कर देता है। Weeds also reduce crop productivity by competing with the main crop for nutrients, light and space. वीड क्या होते हैं बच्चों? अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं हमारे खेतों में। अब ये क्या करते हैं? जो भी हमारा मेन क्रॉप होता है उसके साथ compete करते हैं। compete कैसे करते हैं? जैसे अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 2 की जगह सोचो 10 बच्चे होते तो फिर तो क्या होता? घर में घर का हाल बुरा हो जाता। आपको कोई चीज़ पसंद है, बाकी बच्चे भी उसी चीज़ के लिए ज़िद करते और आपका खाना भी छीन लेते, आपके पैसे भी छीन लेते, तो हो जाती ना माथा कूट। तो बिल्कुल उसी तरीके से वीड क्या करते हैं? हमारे मेन क्रॉप का सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, लाइट हो यानी सनलाइट हो, या स्पेस हो। Similarly, abiotic factors such as salinity, temperature, etc. affect the net crop production. अब salinity का मतलब होता है खारापन। अगर ज़मीन में खारापन ज़्यादा हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बारिश भी नहीं आ रही है, तो ये कैसे हैं? निर्जीव फैक्टर हैं। ऊपर वाले कैसे थे? ये सब सजीव यानी बायोटिक फैक्टर थे। तो इनके कारण भी बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन में नुकसान होता है। सम नेचुरल कैलामिटीज सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आर अनप्रिडिक्टेबल। अब क्या होता है? हमें पता ही नहीं है बारिश आएगी नहीं आएगी, कभी बहुत ज़्यादा आ गई, कभी कभी बिल्कुल नहीं आई, सूखा पड़ गया। तो ये सब अनप्रिडिक्टेबल होता है। देयर ऑकरेंस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन क्रॉप, समटाइम्स डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप। तो कभी कभी क्या होता है? ऐसी कैलामिटीज़ यानी ऐसी बड़ी बड़ी जो आपदा होती है या कहते हैं ना कुदरत का कहर जो होता है, तो इसके कारण भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, हमारी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स। तो भाई क्या तरीका हम अपना सकते हैं, कैसी डिज़ायरेबल यानी कैसी इच्छा होती है, हम कैसा क्रॉप चाहते हैं। तो देखो, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन एनी फॉडर क्रॉप, डार्कनेस इन सीरियल्स। तो क्या होता है कभी कभी, तो बच्चों इस तरह की अगर क्वालिटी होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। डार्कनेस यानी सीरियल्स की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े, घट के रहे, और प्रोफ्यूज का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉडर, फॉडर का मतलब होता है जानवरों के लिए जो चारा होता है ये ज़्यादा उगेगा, तो क्या होगा, जानवर भी अच्छे से दूध वगैरह देंगे और हेल्दी रहेंगे। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो पहले तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या हैं और इन्हें हम मैक्रो क्यों कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्यों कहते हैं। तो बच्चों पहले तो दो तरह के वर्ड समझो, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब जिसकी कम क्वांटिटी की ज़रूरत है, मैक्रो मतलब जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे मतलब जो पोषण की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से डेवलप कर सकें। दे आर 6 इन नंबर। तो ऐसे 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। सिंस दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज दे आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। द 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं 6, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। अब देखो, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों प्लांट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ये तो अब आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ रखा है। देखो इसको समझते हैं। प्लांट्स रिक्वायर 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 16 उसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी, फ्रॉम नेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। हवा से लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात के समय पे ऑक्सीजन लेते हैं, रूट्स से पानी लेते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। सॉइल इज द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। 13 ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम सॉइल। तो 13 न्यूट्रिएंट्स, 16 में से 13 तो उन्हें सिर्फ ज़मीन से ही मिलते हैं। The remaining 3 nutrients, carbon, oxygen and hydrogen, are obtained from air and water. अब देखो आगे देखते हैं, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों उपजाऊता। जितना ज़्यादा सॉइल के अंदर पोषण होगा, न्यूट्रिएंट होगा, उतनी ज़्यादा हमारी फसल अच्छी होगी। अब क्या होता है, बार बार कंटिन्यूअस हम लोग फसल उगाते जाते हैं, सॉइल का न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। अब भाई आपके घर में फ्रिज है और आपके फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, लेकिन आप हर रोज़ उसमें से निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, तो एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से सॉइल के अंदर से भी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हम उसमें मैन्यूअर या फिर फर्टिलाइज़र डालते हैं। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल वाली खाद होती है और मैन्यूअर जो है वो ऑर्गेनिक वाली खाद होती है। ऑर्गेनिक वाली खाद यानी जो गाय के गोबर से और पेड़ पौधों के जो भी बचा कुचा होता है उससे निकलती है। और फर्टिलाइज़र यानी केमिकल वाली खाद जो हम लेबोरेटरी में, यानी फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो चलो देखो, मैन्यूअर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय एनरिचिंग द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी चीज़ कुदरत से मिली होती है उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स एज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा का मतलब होता है जो भी वेस्ट होता है, मतलब काऊ डंग हो गया, ये सब एनिमल एक्सक्रीटा होता है, एंड प्लांट वेस्ट। ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजर्स आर मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल टू द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉइल। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दोनों एक दूसरे के साथी हैं, जैसे हमारे साथी होते हैं अर्थवॉर्म, ये सब फार्मर्स के साथी होते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उनको नुकसान पहुँचेगा। देयर एक्सेसिव यूज ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। तो फर्टिलाइजर की ज़्यादा यूज से सॉइल क्या होती है, खराब होती है, नुकसान पहुंचता है। हैंस फर्टिलाइजर्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर ओनली शॉर्ट टर्म यूज। तो इसलिए हम फर्टिलाइजर को थोड़े समय के लिए अगर यूज करना है तो ठीक है, लंबे समय के लिए हमें हमेशा क्या यूज करना चाहिए, मैन्यूअर यूज करना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स
वाई, तो कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी और क्यों देगी? तो फार्मर्स यूज़ हाई क्वालिटी सीड्स, डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और यूज़ फर्टिलाइजर्स। तो एक तो है कि फार्मर अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सीड लें लेकिन अच्छा पानी या अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं डालें तो। दूसरा है फार्मर्स यूज़ ऑर्डिनरी सीड, अडॉप्ट इरिगेशन एंड यूज़ फर्टिलाइज़र, मतलब नॉर्मल सीड यूज़ कर रहे हैं, अच्छा पानी डाल रहे हैं और ठीक ठाक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। या फिर फार्मर यूज क्वालिटी सीड्स, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। तो फार्मर अच्छी सीड भी ले रहे हैं, पानी भी ढंग से डाल रहे हैं, इरिगेशन का मतलब होता है ढंग से पानी डालना, फर्टिलाइजर का भी यूज़ कर रहे हैं और क्रॉप प्रोटेक्शन को भी ध्यान रख रहे हैं। प्रोटेक्शन का मतलब होता है क्रॉप की रक्षा करना। अब वो इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे, इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे, पेस्टिसाइड्स डालेंगे। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा, पेस्टिसाइड का मतलब होता है ये जो पेस्ट होते हैं चूहे वगैरह इनको मारने वाली दवा। तो हम कैसे, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? तो बच्चों इन तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फार्मर्स यूजिंग गुड क्वालिटी सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड भी ले रहे हैं, ढंग से पानी भी डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर का भी यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रख रहे हैं। देखो कैसे आप समझते हैं, द यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स इंक्रीजेस द टोटल क्रॉप प्रोडक्शन। तो गुड क्वालिटी सीड्स को जब हम बोएंगे तो इससे क्या होगा कि तो क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। In a farmer, if a farmer is using good quality seeds, then a majority of seeds will germinate properly and will grow into a healthy plant. तो अगर हम अच्छे वाले सीड लेंगे तो ज़्यादातर सीड बहुत अच्छे से उगेंगे और एकदम हेल्दी प्लांट उगेगा। फिर प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स इम्प्रूव द वाटर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप्स। अगर हम ढंग से पानी डालेंगे तो हर वक्त पानी की अवेलेबिलिटी के कारण भी क्रॉप अच्छे उगेंगे। Fertilizers ensures healthy growth and development in plants by providing the essential nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. अगर हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, तो जैसे नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, तो एनपीके कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, आप याद रखना। नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन, फॉस्फोरस का होता है पी और पोटेशियम का होता है के। एनपीके ऐसे आप याद रखिएगा, एनपीके फर्टिलाइजर्स, एनपीके जैसे ही मिलेगा तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। फिर देखो क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूड वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल वीड्स, पेस्ट एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स। बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनको भी रोकता है। इफ ऑल दीज नेसेसरी मेजर्स आर टेकन बाय अ फार्मर देन द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल इंक्रीज। अगर ये सारी चीज़ें किसान ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई शुड preventive measures and biological control methods be preferred by protecting crops? तो हम लोग बच्चों ऐसा क्यों हमेशा अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों लेते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब बचाना। तो देखो प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स शुड बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हद से ज़्यादा अगर हम केमिकल डालेंगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो क्या होगा, वातावरण को नुकसान पहुंचेगा। दीज केमिकल्स आर ऑल्सो पॉइजनस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। Preventive measures include proper soil and seed preparation, timely sowing of seeds, intercropping and mixed cropping, uses of resistant varieties of crop etc. तो बच्चों कहते हैं ना कि बाढ़ आने से, जब बाढ़ आती है उस समय, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने से तो बेटर है कि हम लोग क्या करें, हमेशा केमिकल्स का यूज़ करे बिना भी हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स से भी प्रिवेंटिव मेजर्स बना सकते हैं। जैसे कि समय पे अगर हम अच्छे से ज़मीन को खोद लें, ढंग से अच्छे बीजों को बोएं, इंटरक्रॉपिंग करें, मिक्स क्रॉपिंग करें, अगर वैरायटी ऑफ क्रॉप उगाएं तो क्या होगा, ज़्यादातर केमिकल्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स इंक्लूड द यूजेस ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स। तो हम बायो पेस्टिसाइड की मदद ले सकते हैं। जैसे आपको पता है मच्छरों को मारने के लिए नीम का धुआं किया जाता है, नीम की पत्तियों को जलाया जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ हम करें जो लेस टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीली, जो कम जहरीली हो फॉर द एनवायरमेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स इज बेसिलियस
Thuringians, which is an insect pathogen that kills a wide range of insect larvae। तो ये भी एक इंसेक्ट ही होता है स्टूडेंट। जब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लार्वा यानी जो छोटी स्टेज में होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। Therefore, both preventive measures and biological control methods are considered eco-friendly methods for crop production। तो ये दोनों eco-friendly यानी environmental friendly methods हैं। अब देखो, what factors may be responsible for losses of grains during shortage। तो स्टोरेज, तो हम लोग क्या हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं कि हमें जो शॉर्टेज होती है उस समय पे क्या चीज़ें, मतलब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ड्यूरिंग द यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है, वेरियस बायोटिक फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, माइट्स, फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो बच्चों, जब भी हम ग्रेन्स का यानी अनाज का स्टोरेज करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई इंसेक्ट्स ना लग जाए, उसमें माइट्स ना लग जाए, दीमक, फंगी, बैक्टीरिया ना लग जाए, वरना क्या होगा, अनाज को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। आप देख सकते हैं अपने घर में ही, अपनी मम्मी को पूछ सकते हैं कि अनाज के डब्बे कितने एयर टाइटली पैक किए जाते हैं और ड्राई जगह पर उसे रखा जाता है। अगर जरा भी लगता है कि ये गीले हो जाएंगे तो उसे तुरंत धूप लगाई जाती है। तो देखो, various abiotic factors such as inappropriate moisture, temperature, lack of sunlight etc. are responsible for losses of grain। तो अगर moisture हो गया यानी नमी, temperature कम हो गया या फिर sunlight अगर नहीं दिख रही है बिल्कुल भी, तो उससे क्या होगा, हमारी grains यानी अनाज खराब हो जाएंगे। These factors acts on stored grains and result in degradation, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिस्कलरेशन। तो क्या हो जाएगा, हमारी चीज़ खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, उसका रंग वगैरह फीका पड़ जाएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। तो बच्चों, कौन सी मेथड से हम कैटल्स की ब्रीड करवाते हैं, मतलब उनके होने वाले बच्चों, अच्छे बच्चे पैदा हों, एकदम क्वालिटी वाले बच्चे पैदा हों, कैसे करवाते हैं। तो कैटल फार्मिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स। कैटल फार्मिंग यानी कैटल की खेती, कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह जो होते हैं। द पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। तो बच्चों, यही ध्यान में रखा जाता है कि इस तरीके के उनके बच्चे पैदा हों जो बहुत ज़्यादा दूध दे और बहुत ज़्यादा ताकतवर हों, ताकि एग्रीकल्चरल वर्क वो कर सकें। डेयरी एनिमल्स यानी जो फीमेल्स है आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल्स जो मेल होते हैं आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर लेबर वर्क सच एज कार्टिंग, इरिगेशन, टिलिंग। तो जो हमारी हल चलाने के लिए पानी का, जो पहले के समय में हम लोग कुएं के ऊपर जो व्हील घुमवाते थे, तो रोटेट करवाते थे, तो उन सब के लिए हमें बैलों की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू गुड वेराइटीज़ ऑफ कैटल विल प्रोड्यूस अ न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटी। फॉर एग्जाम्पल, द क्रॉस between foreign breeds such as Jersey Brown, Swiss having long lactation period। तो lactation का मतलब होता है बच्चों दूध जो होता है उनका समय ज़्यादा होता है। तो जर्सी ब्राउन है, स्विस है, इन सब की जब हम इंडियन ब्रीड जैसे कि रेड सिंधी है, शाहीवाल है, जो जिनके अंदर बहुत अच्छा एक्सीलेंट रेसिस्टेंट पावर होता है, डिजीज़ से वो बचाती हैं, तो जब हम इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे यानी इनके बच्चे आपस में पैदा करवाएंगे तो एकदम न्यू वैरायटी आएगी और जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ होंगी, अच्छा दूध देने की ताकत और बीमारियों से लड़ने की ताकत। एक सीधा मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई इंडियन की किसी ऑस्ट्रेलियन से शादी होगी तो दोनों के बच्चों के बाल और स्किन ये सब के कलर्स के फिर कैसे होंगे, दोनों मम्मी पापा के जैसे होंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग होती है। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो और डिटेल में ये हाइब्रिड के बारे में पढ़ोगे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ which is unfit for human consumption into highly nutritious animal protein food। तो देखो, पोल्ट्री जो है ये मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर है जिससे लो फाइबर फूड मिलता है और हाई न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड मिलता है। इन पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों मुर्गी की खेती। डोमेस्टिक फाउल्स आर रेज्ड टू प्रोड्यूस एग्स एंड चिकन। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक मुर्गी जो घर में पाली जाती है
तो वो चिकन और एग के लिए पाली जाती है। फॉर दिस द फाउल्स आर गिवन एनिमल फीड्स इन द फॉर्म ऑफ रफेज विच मेनली कंसिस्ट ऑफ फाइबर। अब उन्हें क्या खिलाया जाता है, उनको एनिमल फीड खिलाई जाती है ताकि उनको रफेज मिले और इससे क्या होते हैं, ज़्यादातर उसको फाइबर मिलते हैं। दस बाय फीडिंग एनिमल्स अ फाइबर रिच डाइट द पोल्ट्री गिव्स हाई न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड चिकन। और इससे क्या होता है, जो मुर्गियाँ होती है बहुत ही बढ़िया वाले अंडे देती है, बहुत ही अच्छे वाले चिकन देती है, जिसको जब लोग खाते हैं तो उनको हाई न्यूट्रिशियस फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब देखो व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो क्या क्या करना पड़ता है बच्चों डेयरी फार्मिंग के लिए या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, मतलब कैसे हम मुर्गियों की खेती कर सकते हैं या अच्छी एनिमल्स की खेती कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बस गाय भैंस खरीद लो फिर उनका दूध बेचते रहो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। तो देखो क्या होता है, प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज़ एंड देयर रेगुलर क्लीनिंग, उनको बार बार साफ करना, नहलाना धुलाना, उनकी जगह से बिल्कुल क्लीन करना, कोई भी उनके वहाँ पे अगर गोबर कर दिया है तो उसको हटाना, उनको प्रॉपर शेल्टर देना यानी ढंग से उनके लिए घर बनाना, सम बेसिक हाइजीनिक कंडीशन सच एज क्लीन वाटर न्यूट्रिशियस फूड, तो उन्हें साफ पानी पिलाना पड़ता है, अच्छा हेल्दी खाना खिलाना पड़ता है। एनिमल्स आर kept in spacious, airy and ventilated place, तो जहाँ पे बड़ी जगह हो, अच्छी हवा आती हो और अच्छा वेंटिलेटेड यानी ढंग से हवा और सब कुछ उजाला वगैरह आता हो, इस तरीके की जगह पे रखना पड़ता है। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीजेज एट द राइट टाइम इज एंश्योर्ड, तो अगर कोई जानवर बीमार हो गया है तो ऐसे नहीं कि भाई अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना, जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, और उसकी डिजीज़ का टाइम पे इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड इन देयर मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो लेयर्स आर मीट फॉर एग प्रोडक्शन, तो ये जो मुर्गियाँ होती है स्पेशली एग को प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं, वेयर एज ब्रॉयलर्स आर मेंट फॉर पोल्ट्री मीट, और ब्रॉयलर्स जो होते हैं उससे हमें मीट चाहिए होता है। न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल एंड हाउसिंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड बाय बॉयलर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड बाय एग लेयर्स। अब जो अंडे देती हैं वो मुर्गी को अलग कंडीशन में रखा जाता है, अलग टेम्परेचर में रखा जाता है, उसको अलग तरीके का फूड दिया जाता है। ब्रॉयलर को अलग कंडीशन में रखा जाता है, उसको अलग तरीके का टेम्परेचर, अलग तरीके का फूड दिया जाता है। अ ब्रॉयलर चिकन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ रिक्वायर्स विटामिन रिच सप्लीमेंट्स स्पेशली विटामिन ए एंड के। ऑल्सो देयर डाइट इंक्लूड्स प्रोटीन रिच फूड एंड इनफ फैट, उनको ढंग से प्रोटीन दिया जाता है, फैट दिया जाता है ताकि वो एकदम हट्टी कट्टी हो जाए। दे ऑल्सो रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर एंड मेंटेनेंस टू इंक्रीज देयर सर्वाइवल रेट इन कंपैरिजन टू एग लेयर्स, तो इनका इतना अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि कहीं ये मर ना जाए, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इनकी सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड। तो बच्चों फिश कैसे हमें मिलती है, तो फिश हमें दो तरीके से मिलती है, एक कैप्चर फिशिंग और एक होता है कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग का मतलब होता है, कैप्चर मतलब पकड़ लेना, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नदी, तालाब, सी, ओशन से हम जो फिशेस को पकड़ लेते हैं उसे हम कैप्चर फिश कहते हैं। कल्चर फिशरी का मतलब होता है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग फिशेस, जहाँ पे हम मछलियों की खेती करते हैं। कैसे, फ्रेश वाटर के अंदर भी कर सकते हैं, नदी के अंदर से, या फिर वाटर इकोसिस्टम हम रिवर, पॉन्ड, मरीन इकोसिस्टम हम लोग क्या करें, नदी के पास में एक छोटा सा एक कुछ सीमेंटेड एरिया बना दें और उसमें से मछली को रखते जाएं, फिर आपस में उनकी ब्रीडिंग होती जाएगी और वहाँ पे उनके बच्चे होते जाएंगे। अब देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। तो कंपोजिट फिश कल्चर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। एन एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ फिश, तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है यील्ड ऑफ फिश, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें फिश मिलती है कंपोजिट फिश कल्चर का। इन अ कंपोजिट फिश कल्चर 5 or 6 डिफरेंट स्पीशीज आर ग्रोन टुगेदर इन अ सिंगल फिश पॉन्ड, एक ही बड़े से फिश पॉन्ड के अंदर 5 से 6 अलग अलग जातियों की फिश को हम बड़ा करते हैं साथ में। Fishes with different food habitats are chosen so that they do not compete for food among themselves, और हम अलग अलग तरीके की मतलब चॉइसेस वाली फिशों को साथ में रखते हैं ताकि वो एक दूसरे के खाने के लिए ना लड़ें
और ढंग से बड़ी हो सके। ऑल्सो दिस एंश्योर्स अ कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड रिसोर्स इन द पॉन्ड। एज अ रिजल्ट द सर्वाइवल रेट ऑफ फिश इंक्रीजेज एंड देयर यील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे वो आपस में झगड़ा नहीं करती हैं फूड के लिए, जितना फूड डाला जाता है वो पूरा खा लेती हैं, और जब वो लड़ाई नहीं करती हैं तो इससे क्या होता है, उनके ज़िंदा रहने की जो रेट होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। अब देखो, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वैरायटीज सूटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। तो मधुमक्खियों की कौन सी वैरायटी हमें चाहिए ताकि हनी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो देखो, दे शुड यील्ड हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब हाई क्वांटिटी ऑफ हनी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हनी की क्वांटिटी को उठा के ला सकें, मतलब बना सकें। दे शुड नॉट स्टिंग मच, वो ज़्यादा काटे नहीं। दे शुड स्टे इन द बी हाइव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और वो ज़्यादा समय अपने मधुमक्खी के छत्ते में आराम करे। दे शुड ब्रीड वेरी वेल, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दें ताकि वो भी हमारे लिए आगे चल के हनी को इकट्ठा कर सकें। अब देखो, व्हाट इज़ पैस्चुरेज एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। तो पैस्चुरेज का मतलब होता है, पैस्चुरेज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ बाउलर्स फ्रॉम विच बी कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। तो ये वो ब्लोअर्स होते हैं बच्चों जिसमें से हनी मतलब हनी बी जो होती है मक्खी, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर मतलब जूस ले पाती है, ऐसे फूल होते हैं, और जिसमें से पोलन एक जगह से दूसरी जगह कर पाती है। It is related to the production of honey as it determines the taste and quantity of honey। और इससे क्या होता है, हनी बी को पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा होगा, वो उसको और ढंग से निखार देती है उसके स्वाद को, और क्वांटिटी ऑफ हनी भी बढ़ जाती है। अब देखो, एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर्स हाई यील्ड। तो ऐसे कौन से मेथड्स है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। तो देखो, क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दैट एंश्योर्स हाई यील्ड। तो बच्चों, हम क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे, एक बार गेहूँ उगाया, दूसरी बार आलू उगाया, फिर गेहूँ, फिर आलू, तो ऐसे हम रोटेशन करवाते रहेंगे तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। अब जैसे कि एक सीधा एग्जांपल देती हूँ, आपके क्लासरूम में आप लोग रोटेशन करते हो, सबको बारी बारी से मौका मिलता है फर्स्ट बेंच पे आने का, लास्ट बेंच पे जाने का। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्रॉप रोटेशन होता है, तो हर एक क्रॉप को बराबर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में से मिल पाते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 और more varieties of crops on the same land in sequential season। सिक्वेंशियल का मतलब होता है एक के बाद एक सीक्वेंस में। अ क्रॉप यूटिलाइजेस सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन लार्जर क्वांटिटीज फ्रॉम द सॉइल, देन इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन इन सब्सिक्वेंट सीजन दोज न्यूट्रिएंट्स विल गेट डिप्लीटेड इन द सॉइल। डिप्लीटेड का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो अगर हम एक ही टाइप का क्रॉप जो है बार बार उगाएंगे तो ज़मीन में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर क्या हो जाएंगे बच्चों, खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर रोटेटेड। फॉर एग्जाम्पल, लेग्यूम्स का मतलब जो होता है जो दालें होती है, विच हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल सप्लाई द सॉइल विथ nitrogen. Therefore, these legumes are rotated with nitrogen requiring cereals such as wheat and maize। तो क्या किया जाता है, गेहूं उगाने के बाद में दाल उगाई जाती है, फिर गेहूं, ताकि ये जो दाल यानी पल्सेस लेग्यूम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ताकि जब हम सीरियल्स को उगाएं तो उनको भरपूर मात्रा में ज़मीन में से नाइट्रोजन मिले। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। This method reduces the need of fertilizers, thereby increasing overall yield of crop। अब इस मेथड से क्या होता है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और ओवरऑल यील्ड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो, वाई आर मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। तो भाई क्यों हम लोग मैन्यूअर का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं खेतों में। तो देखो, मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन फील्ड्स टू एनरिच द सॉइल विथ द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। तो मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र का ज़रूरत सॉइल में इसलिए पड़ती है ताकि वो सॉइल के अंदर क्या करें, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस कर दें। मैन्यूअर्स हेल्प इन एनरिचिंग द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। अब मैन्यूअर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, कुदरती होते हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया, प्लांट्स का वेस्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड, फर्टिलाइजर एंश्योर्स अ हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं
जल्दी से जल्दी मिलते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड पीके। To get an optimum yield, it is instructed to use a balanced combination of manures and fertilizers in the soil. तो हमें एक अच्छी अगर यील्ड यानी फसल चाहिए तो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मात्रा कैसी रखनी पड़ेगी, एकदम बैलेंस रखनी पड़ेगी। अब देखो एडवांटेजेस क्या है इंटरक्रॉपिंग के एंड क्रॉप रोटेशन के। व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। तो इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है बीच बीच में हम जो दूसरे क्रॉप्स उगाते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब यानी एक सीजन में एक क्रॉप उगाया, दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप उगाया, तो इससे क्या होता है बच्चों, फसल बहुत ज़्यादा अच्छी उगती है। Intercropping helps in preventing pests and diseases to spread throughout the field. तो इससे क्या होता है कि कोई भी एक तरह की डिजीज पूरे फील्ड में यानी पूरे खेत में नहीं फैल पाती इंटरक्रॉपिंग के कारण। It also increases soil fertility, whereas crop rotation prevents soil depletion. Depletion मतलब सॉइल का ख़त्म होना भी रोकता है, सॉइल के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ख़त्म होने को भी रोकता है। इंक्रीजेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोशन, इससे जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह बह जाती थी उसको भी ये रोकता है। बोथ दीज मेथड्स रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स, और ये दोनों मेथड्स फर्टिलाइजर्स की नीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। It also helps in controlling weeds and controls the growth of pathogens and pests in crop. तो pathogens का मतलब होता है बच्चों ऐसे माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं या बीमारी फैलाते हैं। तो ये वीड्स को भी रोकते हैं। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं और फिर compete करते हैं मेन क्रॉप के साथ। तो ये फर्टिलाइजर्स वगैरह क्या करते हैं, इनको भी रोकते हैं, वीड्स को, पेस्टिसाइड्स को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, तो जेनेटिक मैनिपुलेशन इज अ प्रोसेस वेयर द जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द क्रोमोसोम ऑफ अ सेल। तो एक पर्टिकुलर जीन, जेनेटिक यानी जो भी अच्छे क्रॉप्स होते हैं उनके जीन्स हम ले लें और उसको दूसरे क्रोमोसोम के साथ में मिक्स कर दें, दूसरे सेल के साथ में। व्हेन द जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट सेल, अ ट्रांसजेनिक प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, एकदम नया प्लांट, एक ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स एग्जिबिट कैरेक्टर्स गवर्न्ड बाय द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन। तो इस तरीके के नए जीन से बने हुए प्लांट के अंदर की क्वालिटीज भी बिल्कुल डिफरेंट होगी, नई होगी। For example, let us assume there is a wild plant that produces small fruit. तो एक जंगली प्लांट है जो छोटा सा फ्रूट प्रोड्यूस करता है। If the gene responsible for a large fruit size is introduced in this plant, तो अगर हम एक ऐसा आर्टिफिशियल जीन ले लें जो क्या करेगा, बड़ा वाला फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, दिस प्लांट बिकम्स ट्रांसजेनिक। तो ऐसा प्लांट क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक। क्यों, क्योंकि उसकी खुद की क्वालिटीज़ को छोड़ देगा वो और नई क्वालिटीज़ को अपना लेगा। एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग लार्जर फ्रूट्स। सिमिलरली जीन्स फॉर हायर यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस एक्सेट्रा कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी डिजायर्ड प्लांट। तो हमें जो भी प्लांट पसंद है हम उसके अंदर डिजीज ना लगे या और ज़्यादा क्वालिटी या क्वांटिटी में हमें फ्रूट्स मिले या जो भी हमें चाहिए, तो उसे हम ट्रांसजेनिक कहेंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी अपने हिसाब से बना लेना। फिर देखो, देयरफॉर जीन मैनिपुलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्रॉप वैरायटी। इससे हमें क्रॉप्स की वैरायटी मिलती है। जैसे आपको पहले कैप्सिकम यानी वो जो शिमला मिर्च होती है वो सिर्फ हरे रंग की मिलती थी, अब तो लाल कलर की भी मिलती है, पीले कलर की भी मिलती है। तो ये कलर हम लोगों को पसंद है, वैरायटी मिलनी चाहिए, लोग खुश होकर नई चीज़ को अपनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जीन मैनिपुलेशन करते हैं। It ensures food security and insect resistant crop। तो ये क्या करती है, फूड की सिक्योरिटी को ध्यान में रखती है और रेसिस्टेंस यानी बीमारियों को रोकती है। It also improves the quality and yield of crops। तो ये क्या करती है बच्चों, जीन मैनिपुलेशन से क्वालिटी भी सुधरती है और क्वांटिटी भी इम्प्रूव होती है। हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस ऑकर्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, दो कारण होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अगर जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, फंगी वगैरह लग गए तो भी क्रॉप खराब हो जाएगा, हमारा ग्रेन्स खराब हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी। एबायोटिक यानी जो निर्जीव कारण होते हैं, फिर वो चाहे मॉइस्चर हो, टेम्परेचर हो, ढंग से नहीं रखा हो, सनलाइट ढंग से ना मिल रही हो, ड्राई ना हो, तो भी क्या हो जाएगी,
हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स। तो भाई हम कैसे मतलब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब एनिमल का हस्बैंड नहीं होता है बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जहाँ पे हम एनिमल्स को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो कैटल फार्मिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फार्मर, क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, बेटर ब्रीड पैदा कर सकते हैं, जिससे ड्रॉट एनिमल मिलेगा यानी मेल, जो क्या करेगा, हमें खेती में मदद करेगा। Such drought animals are engaged in agricultural fields for labor work such as carting, irrigation और tilling। तो पानी देने के लिए, काट को खींचने के लिए, हल चलाने के लिए, तो वो हमारी मदद करेगा। अब देखो बेनिफिट क्या होते हैं कैटल फार्मिंग के, तो गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल जाता है, ड्रॉट लेबर यानी अच्छे ताकतवर मेल कैटल मिल जाते हैं जो हमें एग्रीकल्चर वर्क में मदद करते हैं। न्यू वैरायटी दैट आर रेसिस्टेंट फॉर टू डिजीजेस कैन बी प्रोड्यूस, तो जो बीमारियों से बच सके और बीमारियों को रोक सके ऐसी वैरायटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग वैरायटी मिल जाएगी जैसी हमें चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें अंडे मिल सके, चिकन मिल सके, मछली मिल सके, और बी कीपिंग जिससे हम मधुमक्खियों को रख सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हनी मिले। तो क्या कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं टेक्निक का, और उससे क्या होगा, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फार्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा फार्म जो भी है जहाँ पे भी हम पोल्ट्री को रखते हैं उसको रेगुलर क्लीन करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्लीनलीनेस को मेंटेन करो, टेम्परेचर को, क्योंकि क्या होता है अभी अभी हमने ऊपर देखा था ब्रॉयलर यानी जो चिकन को खाया जाता है उसको एक इम्पॉर्टेंस देनी पड़ती है, ढंग का टेम्परेचर देना पड़ता है, प्रोटीन रिच फूड खिलाना पड़ता है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए अलग टेम्परेचर होता है। फिर यहाँ पे फिशरीज में भी कंपोजिट फार्मिंग होती है, उनको किस तरीके से रखना है ताकि उनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। बी कीपिंग के लिए भी हमें इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर देना पड़ता है ताकि वो बीज जो हैं वो अपने बी हाइव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा छुप के रह सके, आराम कर सके। तो इससे क्या होगा, इनको डिजीज़ नहीं होगी और हम एनिमल्स को ढंग से मैनेज कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मरी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। एक्वा का मतलब भी पानी होता है, मरी का मतलब भी मरीन लाइफ यानी पानी होता है, और कैप्चर यानी तो मछली को पकड़ लेना। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो कैप्चर फिश का मतलब होता है इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, फिर वो सी हो गया, ओशन हो गया, रिवर हो गया, जहाँ से भी हम मछली को पकड़ते हैं। मरी कल्चर का मतलब होता है मरीन फिशेस जिसको हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, बेच देते हैं। और तीसरा हो गया एक्वा कल्चर मतलब पानी में। अब इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे हम लोग पॉन्स मतलब वो झींगे, लॉबस्टर्स मतलब वो जो बिच्छू होते हैं, फिशेस, क्रैब्स, इन सबको लें, इन सबको बेचें, तो उस तरीके से हम एक्वा कल्चर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना ही लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।